स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं इस समय पीआरटी यानी केवीएस पीआरटी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आसानी से तैयार करा दें, लेक्चर के माध्यम से तैयार करा दें और कम समय में। तो जैसा कि केवीएस में पीआरटी के अंतर्गत शब्द की भूमिका ज़्यादा है। शब्द से तात्पर्य क्या है? शब्द के चार भेद हैं: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर। जिसमें परिवर्तन के आधार पर अधिक भूमिका है। परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। दो भेदों में विकारी अविकारी, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। विकारी के चार भेद है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और अविकारी के चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये इतना पढ़ना है। इसके अलावा लिंग वचन ये आपको पढ़ने हैं। तो और देखा जाए तो अर्थ के आधार पर जो टॉपिक है, अर्थ के आधार पर मतलब दो प्रकार हैं: सार्थक, निरर्थक। सार्थक के चार भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। ये चार। तो आपको इनको पढ़ना है। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण यानी कहने का मतलब है कि आपको शब्द का ही भूमिका ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हम प्रयास करें कि एक एक टॉपिक को क्लियर कर दें। थोड़ा सा कुछ समझाएंगे, कुछ लेक्चर के माध्यम से क्लियर कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्रिया। क्रिया को कैसे जानेंगे? तो क्रिया क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझाने का प्रयास करेंगे। सुनने से ज़्यादा समझ में आता है। और इसके बाद आप लोग को जो भी कंफ्यूजन हो, हिंदी प्रभात टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हर दिन प्रतिदिन रात को 10 बजे क्विज चलता है। हम उसी लेवल के आपको प्रश्न दे रहे हैं। और अभी तक तो मैं साहित्य का चला रहा था, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा पीआरटी को यानी केवीएस को देखते हुए उनके आधार पर हम प्रश्न। और आप लोग अपना कमेंट भी देते रहिएगा, ज्वाइन करिए, कमेंट भी करिए, बताते रहिएगा कि क्या और ज़रूरतें हैं। और इसमें किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। शिक्षा दान सबसे बड़ा दान होता है, ऐसा मेरा मानना है। भविष्य में हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा लाभ मिले, लेकिन फिलहाल हम आप लोगों के लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, कहीं आपका लाभ है तो कहीं मेरा लाभ है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका लाभ हो तो मेरा लाभ भी होने का प्रयास करिएगा। इतना है। आइए मैं आपको क्रिया की चर्चा करता हूँ। क्रिया में ध्यान रखेंगे कि क्रिया है क्या। तो क्रिया वह शब्द है जो हम किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। यानी क्रिया से हमें क्या पता चलता है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कार्य हो रहा है तब तो क्रिया हो रही है, अगर कार्य नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्रिया नहीं है। यानी कहने का मतलब है, जैसे अगर हम कहते हैं राम और पुस्तक, ये दो शब्द हैं। अगर पूछा जाए ये वाक्य है तो यह वाक्य नहीं बल्कि दो शब्द हैं, दोनों शब्द संज्ञा है। लेकिन अगर हम कहते हैं पढ़ता है तो यह क्रिया बता रही है कि कार्य हो रहा है। यानी क्रिया का काम क्या है? क्रिया यह बताती है कि कार्य हो रहा है। यानी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मूल रूप से दो प्रकार की है। मूल रूप से दो प्रकार। अब उन दोनों प्रकार के मैं भेद को बताता रहूंगा और ध्यान से समझिएगा। दो प्रकार में सकर्मक और अकर्मक, ये सामान्य सभी लोग जानते हैं। जैसा कि जो तैयारी कर रहा अभी, एक कौन बड़ी बात है कि अकर्मक सकर्मक नहीं जानता है। लेकिन इसके जब अंदर चलते हैं तब थोड़ी समस्या आती है। बहुत अच्छी जानकारी होते हुए भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ध्यान रखेंगे कि यह क्रिया की परिभाषा है। क्रिया दो प्रकार की है। कौन कौन से? तो मालूम हो गया, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक किसे कहते हैं? तो अकर्मक जिस शब्द से, यानी जब किसी वाक्य में कर्म न हो, यानी कर्म विहीन वाक्य होता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कहते हैं वह रोता है, यह क्रिया हो रही है लेकिन क्रिया का कोई कर्म नहीं हो रहा है। इसको शॉर्ट में बता रहे हैं कि पता लगाने के लिए क्या करेंगे, अकर्मक और सकर्मक पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जिसमें कि जैसा आप यह कर सकते हैं, वह पढ़ता है, ये दो अकर्मक है, लेकिन यह
पूर्ण रूप से अकर्मक नहीं है, यह पूर्ण रूप से अकर्मक है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि पूर्ण अपूर्ण क्या होता है? तो अकर्मक दो प्रकार के हैं। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कोई कर्म हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कर्म हो ही नहीं रहा है, दिखेगा कहां से? इसमें हो रहा दिख नहीं रहा है, इसका हम पता कर सकते हैं लेकिन इसका पता नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर अकर्मक क्रिया दो प्रकार की, एक अकर्मक क्रिया दो प्रकार की, एक पूर्ण अकर्मक, एक अपूर्ण अकर्मक। यानी पूर्ण अकर्मक और है अपूर्ण अकर्मक। तो पहले अपूर्ण को जान लेते हैं। अपूर्ण क्या है? ये दो है, एक दो, ध्यान रखेंगे। अपूर्ण पहले जान लेते हैं। यानी ये कहा जाए ये अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि अपूर्ण अकर्मक सकर्मक में परिवर्तन हो सकता है। अब ऐसे समझ सकते हैं, समझने में एकदम आसान है कि जो पूरी तरह से अकर्मक होगा, एक अकर्मक भी है सकर्मक भी है। यानी इस समय फिलहाल वर्तमान में अकर्मक है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अकर्मक है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सकर्मक है। यानी वह क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें पूछे क्या रोता है? नहीं उत्तर मिलेगा। इसमें उत्तर मिलेगा, इसमें उत्तर नहीं मिलेगा। यानी अगर क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो समझ लेंगे इसका मतलब ये अपूर्ण अकर्मक। ये सीबीएसई बोर्ड के आधार पर बता रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 9-10 के व्याकरण में देखेंगे तो यह टॉपिक मिलेगा। बहुत कम लोग जानते हैं और कहीं मैंने इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है, लेकिन मैं सीबीएसई, क्योंकि केवीएस सीबीएसई पैटर्न पर ही एनसीईआरटी के आधार पर परीक्षा होगी तो उस आधार पर मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा और सीबीएसई बोर्ड की किताब को देख लीजिएगा, यह आपको दिखाई देगा, पता चल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे पूर्ण अकर्मक क्या है? पूर्ण अकर्मक में क्रिया में कोई कर्म लगने की संभावना ही नहीं होगी। अपूर्ण में दिखाई तो नहीं देगा कर्म लेकिन कर्म होने की संभावना है, जिससे कि पता चलेगा क्या प्रश्न करके। इस तरह से आप अकर्मक के दो भेदों को समझेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, यह पूर्ण रूप से पूर्ण कर्मक है, यह अपूर्ण कर्मक है। इस आधार पर इसके बाद आता है सकर्मक। सकर्मक में सीधी सीधी एकदम कर्म का प्रयोग दिखाई देगा, सीधा सीधा, मतलब सीधा कर्म का। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, कर्म पुस्तक। अब कर्म कैसे पता चलेगा? तो कर्म क्या प्रश्न से ही कर्म। हमने कारक की वीडियो बनाया है, कारक हमने पूरा बेहतर तरीके से शॉर्ट में बताया है, बहुत ट्रिक से, तो उसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा। बहुत आसान हमने पढ़ाया है। तो कर्म ऐसा नहीं कि कर्म कोई भी हो सकता है। अब कभी कभी होता है कि आकाश में चिड़िया उड़ती है, यानी चिड़िया आकाश में उड़ती है, यह अकर्मक है सकर्मक? लोग प्राय बताते सकर्मक है, समझे भी नहीं आता कि अकर्मक क्या होता है सकर्मक क्या होता है। तो अकर्मक सकर्मक को ध्यान में रखिएगा कि जिसमें सिर्फ को का प्रयोग हो, कर्ता ने कर्म को, वही सकर्मक है। अगर को छोड़कर किसी कारक का प्रयोग किया जाएगा तो वह सकर्मक की श्रेणी में नहीं आएगा, वह अकर्मक की श्रेणी में। जैसे राम कलम से लिखता है, तो इसमें अब वही आधार पूछा जा सकता है कि पूर्ण अकर्मक है अपूर्ण अकर्मक, तो बताएंगे कि यह अपूर्ण अकर्मक है। क्या लिखता है? तो कुछ लिख रहा है लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो हमें आंखों से दिख रहा है वह अपूर्ण अकर्मक है। तो इसमें परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूर्ण अपूर्ण के विषय में पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कर्म सिर्फ को होता है और प्रश्न करेंगे क्या, तो उत्तर जो मिलेगा वही कर्म है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो इसका मतलब कर्म का प्रयोग नहीं है, पूर्ण रूप से अकर्मक है। तो यह तो अकर्मक का मामला हो गया। सकर्मक में आप ध्यान रखेंगे जिसमें कर्म का प्रयोग हो, यानी जो क्रिया कर्म के साथ प्रयोग की जाती है। जैसे अभी मैंने बताया वह विद्यालय से घर जाता है, विद्यालय से घर जाता है, इसमें कर्म क्या है? घर, घर उसका कर्म है। तो जाने की क्रिया में कहां प्रश्न करेंगे तो कर्म का उत्तर मिलेगा, याद रखिएगा। जाने की क्रिया में कहां प्रश्न करेंगे तो कर्म का उत्तर मिलेगा, बाकी अन्य जगह आप क्या प्रश्न करेंगे तो कर्म का उत्तर मिलेगा। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो सकर्मक क्रिया को कुल 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नाम याद रखिएगा और हम थोड़ा थोड़ा उदाहरण समझा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, प्रश्न करिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में समझा देंगे। तो सकर्मक क्रिया में एक मुख्य क्रिया है जो अकर्मक सकर्मक दोनों में, लेकिन क्रिया का मामला है तो जब सकर्मक में चलेगा
तो एक मुख्य क्रिया आएगी, एक सहायक क्रिया होगी, एक वर्तमान कालिक पूर्व क्रिया है, एक भूतकालिक पूर्व क्रिया, लेकिन दोनों पूर्व क्रिया के अंतर्गत आते हैं, वर्तमान कालिक भूतकालिक। और एक संयुक्त क्रिया है और एक प्रेरणार्थक क्रिया। ये 6 प्रकार का लिख दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे। नंबर 1 है मुख्य क्रिया, नंबर 2 है सहायक क्रिया, पूरा नहीं लिख रहे हैं शॉर्ट में, ध्यान रखेंगे, सहायक क्रिया। नंबर 3 है वर्तमान कालिक पूर्व क्रिया। नंबर 4 है भूतकालिक पूर्व क्रिया। ये जब भी दोनों दिखाई दें, अगर नाम ना दिया जाए तो इनको खाली ध्यान रखेंगे पूर्वकालिक जानेंगे, पूर्वकालिक। ये दोनों को पूर्वकालिक क्रिया के नाम से भी जानते हैं, और अलग अलग अगर दिया रहेगा तो नाम दिया रहेगा, अगर नाम नहीं दिया है तो पूर्वकालिक के नाम से जानिएगा। और 5वां है संयुक्त क्रिया, और 6वां है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक एक अन्य क्रिया होती है जिसको कहते हैं नाम धातु। अन्य नाम धातु, नाम धातु के अंतर्गत का मतलब क्या है? नाम धातु के अंतर्गत कौन सी क्रिया होती है? जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनाई जाती है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपनाना, आप से अपनाना, हाथ से हथियाना, इस तरह की क्रिया, ला से लतियाना, बस ये संज्ञा से बनी हो। किताबों में दिया होगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपका ध्यान वहां तक पहुंच जाए। इन सब क्लासों से ध्यान पहुंचता है तो उसको हम कहीं से भी किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बहुत सारी किताबें में बहुत सारी चीजें रहती तो हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है, और जब हम सुन लेते हैं तो हमारा ध्यान वहां पहुंच जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मुख्य क्रिया का मतलब जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता मुख्य क्रिया है। लेकिन सहायक क्रिया होगी तो किसी भी मुख्य क्रिया को पूर्ण करने में जो दूसरी क्रिया सहायता देती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, कभी कभी सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया में बहुत अंतर नहीं हो रह पाता, समझ में नहीं आता कि कब संयुक्त क्रिया हुआ कब सहायक क्रिया हुआ। तो सहायक क्रिया के बिना मुख्य क्रिया काम नहीं करेगी, लेकिन संयुक्त क्रिया में यही अंतर ध्यान रखिएगा। कभी कभी किताबों में उल्टा सीधा कैसे भी दिया रहता है, तो वो तो उनकी भाषा हमको भी नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने इतना समझा कि सहायक कौन होगा? जब हम अपने कार्य करने में असमर्थ होंगे और कोई सहायता देगा तभी ना उसको सहायक कहेंगे। जब हम काम कर सकते हैं तो दूसरे की सहायता क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब सहायता तभी लेगा जब ये अपना कार्य पूरा न कर पाए। जैसे कहते हैं, वह पढ़ रहा है, हमें कहना है रहा है, तो हम इसको पढ़ता कर देंगे तो काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो वर्तमान काल के जो लगातार क्रिया हो रही है हमें उसे यानी अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग करना है। तो हम सामान्य वर्तमान का प्रयोग क्यों करेंगे? पढ़ता है। हमें कहना वह पढ़ रहा है और कहेंगे पढ़ता है, तो अंतर तो आएगा बोलने में। तो ये सामान्य वर्तमान है, और हमें बताना क्या है? हमें बताना है अपूर्ण वर्तमान, यानी वर्तमान पूर्ण नहीं हुआ, लगातार क्रिया हो रही है, वह पढ़ रहा है, लगातार हो रही है। तब हम स्वाभाविक है, पढ़ रहा है, यानी हमारा काम बताना तो पढ़ना है, लेकिन रहा है क्या है? सहायता दे रही है। लेकिन कई कई किताबों में देखेंगे रहा है क्या दे रहा है? संयुक्त क्रिया, यानी दोनों संयुक्त हो गई। संयुक्त ऐसे नहीं होता, संयुक्त में दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। ध्यान रखें, दोनों के अंतर हम बता रहे हैं। दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, एक को हटाएंगे दूसरा काम करेगा। जैसे वह आता जाता है, एक हटा दीजिए, है लगा लीजिए, जाता है, वह आता है, वह पढ़ता लिखता है, वह खेलता कूदता है, वह उठता बैठता है, नाचता गाता है। एक हटाइए एक काम करेगी, इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। लेकिन कभी कभी मैंने किताब में देखा, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग अपना भी दिमाग लगाइएगा, अध्ययन करिएगा, और कोई अगल बगल और जो अध्यापक आपके संबंध में होंगे उनसे प्रश्न करिएगा कि संयुक्त और सहायक में क्या अंतर है, तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं अपना व्यू दे रहा हूं, मेरा जो विचार है वो मैं दे रहा हूं। वर्तमान कालिक क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया किसी भी काल में हो, लेकिन पहली क्रिया हमेशा वर्तमान काल का बोध कराएगी, वो परिवर्तन ही नहीं होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ते हुए घर जाता है,
तो घर जाता है, जाता था, जाएगा, वो बदलेगा, मुख्य क्रिया बदलेगी, लेकिन जो वर्तमान पूर्व क्रिया है, यानी इसलिए हमने कहा पूर्वकालिक, यानी जो पूर्व क्रिया पढ़ते हुए, ये परिवर्तन नहीं होना है, किसी भी हाल में इसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रकार देखा जाए तो उसे कहते हैं हुए जब प्रयोग हो, पढ़ते हुए, जाते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह वर्तमान काल का बोध करा रहा है। और भूतकालिक पूर्व क्रिया में जो कोई क्रिया पहले समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो, जैसे वह पढ़कर सो गया, अब वो सो गया, सो रहा है, सो रहा था, सोएगा, लेकिन जब भी यह मुख्य क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया है, लेकिन पूर्व क्रिया हमेशा होने के बाद, इसको भी पूर्व क्रिया कहते हैं, लेकिन ये भूतकाल में समाप्त होने, ये लगातार होता रहेगा, ये जब भी होगा हुए लगातार होगा, लेकिन भूतकाल में पहले क्रिया समाप्त होगी तब दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब वो प्रारंभ होगी चाहे भविष्य काल के लिए, चाहे वर्तमान काल के लिए, चाहे भूतकाल के लिए, किसी में हो, ये इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको पूर्वकालिक क्रिया पढ़ना है। तो भूतकाल में वह पढ़कर सो गया, वह विद्यालय जाकर पढ़ता है, जाकर पढ़ेगा, जाकर पढ़ा था, तो वो बदला, लेकिन जाकर वाला बदला नहीं, इसलिए इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक पूर्वकालिक क्रिया। और संयुक्त क्रिया में हम आपको बता दिए, आना जाना उठना बैठना, जब एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग हो तो संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा किसी के द्वारा प्रेरित करके कराई जाती है, प्रेरित करके, यानी किसी के द्वारा, जिसमें वाना जैसे पढ़वाना, दिखवाना, एक होता है कि कर्ता की अपनी खुद की क्रिया होती है, एक होता है कि कर्ता तो कोई और होता है, कराने वाला कोई और होता है। जैसे मैं क्लास में बच्चों से किताब पढ़वाता हूं, मैं कक्षा में बच्चों से किताब पढ़वाता हूं, अब किताब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, न पढ़ा रहा हूं, न मैं पढ़ रहा हूं, न पढ़ा रहा हूं, बल्कि मैं किसी दूसरे से पढ़वा रहा हूं। इसी को कहते हैं प्रेरणार्थक, यानी किसी के द्वारा दबाव डाल करके, ब्लैकमेल करके, भले ही वो गलत तरीके से ही क्यों ना हो, लेकिन व्याकरणिक भाषा में उसे प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जाना जाता है, प्रेरित किया गया। अब प्रेरित में वह धन, अर्थ, शक्ति, किसी तरह से उसे प्रेरित किया गया है, इसका नाम नहीं आएगा शक्ति से आपने किया, या पैसा देकर लालच देकर किया, या धमका चमका के किया, ये कहीं पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका नाम होगा प्रेरणार्थक क्रिया। जिसमें नियम पहचान करने के लिए क्या तरीका है, तो जिसमें दिखाई दे आना या वाना। इसमें एक होता है स्वेच्छा से प्रेरित होना, स्वयं से प्रेरित होना, एक होता है किसी के द्वारा प्रेरित करना। जैसे पढ़ना कोई प्रेरणा नहीं, लेकिन पढ़ाना एक प्रेरणा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं स्वयं से प्रेरित हूं, तो पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ से पढ़ाना, पढ़वाना, मैं किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा हूं, तो दोनों प्रेरणार्थक क्रिया है, या गौण प्रेरणार्थक है या पूर्ण प्रेरणार्थक है। यानी जब व्यक्ति स्वयं प्रेरित होकर क्रिया करता है, मैं चलाता हूं, मैं दिखाता हूं, दिखवाता नहीं हूं, दिखाता हूं, मैं सुनाता हूं, तो सुनवाना, दिखवाना, यानी वाता वाना दो अलग अलग। वाता पढ़ाता हूं, पढ़वाता हूं, तो आता हूं, पढ़वाता हूं, पढ़ाता हूं, ये ऐसे दिमाग लगाएंगे। मैं ज्यादा गुमराह नहीं करना चाह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, आप अपना विचार रखेंगे, जैसा कि ध्यान नहीं दिए होंगे, नहीं समझे होंगे, तो अब ये समझ में आ जाएगा। और प्रयास करेंगे, फिर जब प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अगर प्रश्नों का प्रैक्टिस रोज करना है तो आप हिंदी प्रभात टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आराम से प्रतिदिन पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, और जितना सुख पढ़ाई में है उससे उतना सुख कहीं आपको नहीं मिलेगा, यह मैं दावा करता हूं। तो मेरा यही उम्मीद है, भरोसा है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे। और इस टॉपिक पर मैं आपको प्रश्न दूंगा, हो सकता है कि प्रश्न आपको न समझ में आए तो आपको मन में आएगा कि हमें समझ में नहीं आया, या गलत करेंगे, हो सकता है समझ में ना आया हो, समझाया गया हो तो गलत करेंगे, तो आप गलत करेंगे तो फिर सीख लेंगे। तो यही होता है, प्रक्रिया यही है कि आना ना आना दो ही चीज है। नहीं आया तो इसका मतलब आप समझे नहीं है, आ गया तो इसका मतलब बढ़िया समझे हैं। तो बस आज इतना ही क्रिया पर है, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।